बिना किसी देरी के इस दिलचस्प भूगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्रश्न संख्या 1। भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। बिल्कुल। ऑप्शन ए रिटर, ऑप्शन बी रिचतोपिन, ऑप्शन सी वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन डी हिकेटियस। ठीक है, तो इस सवाल को थोड़ा डीकोड करते हैं। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि भूगोल को सिर्फ नक्शों का नहीं बल्कि किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं को समझने का विषय किसने माना? भूगोल के विचारकों में कई नाम आते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र को उसकी विशिष्ट समस्याओं के आधार पर परखने का ये व्यवहारिक दृष्टिकोण रिचथुपेन का था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। डेटम रेखा क्या है? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए, दो देशों को अलग करने वाली रेखा। ऑप्शन बी, अक्षांश रेखा। ऑप्शन सी, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। ऑप्शन डी, देशांतर रेखा। तो आसान भाषा में सवाल क्या कह रहा है? हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि जब हम किसी पहाड़ की ऊंचाई बताते हैं तो वह ऊंचाई आखिर कहाँ से मापी जाती है? देखिए, पृथ्वी की सतह कहीं ऊंची है तो कहीं गहरी, इसलिए हमें एक स्थिर आधार चाहिए होता है। समुद्र का पानी एक समान क्षैतिज स्तर बनाए रखता है और उसी कल्पित रेखा को डेटम रेखा कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बहुत अच्छे से समझाया। अब प्रश्न संख्या 3। आधुनिक मानव का विकास किस युग में हुआ माना जाता है? जी, इसके ऑप्शंस बताइए। ऑप्शन ए, इयोसीन युग। ऑप्शन बी, प्लिस्टोसीन युग। ऑप्शन सी, ओलिगोसीन युग। ऑप्शन डी, मायोसीन युग। राइट, तो इसका संदर्भ क्या है? इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि भूवैज्ञानिक टाइम स्केल के अनुसार होमोसेपियंस इस पृथ्वी पर कब आए। पृथ्वी का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन हमारा अस्तित्व काफी नया है। बर्फ युग, जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्लिस्टोसीन युग कहा जाता है, उसी समय आधुनिक मानव का विकास हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही बात है। चलिए प्रश्न संख्या 4। अंतरतारक धूल परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी? ऑप्शंस क्या हैं इसके? ऑप्शन ए ऑटो श्मिट, हाँ। ऑप्शन बी लाप्लास, ऑप्शन सी जेम्स जीन्स, ऑप्शन डी कांट। तो सवाल का मेन फोकस क्या है? इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में बिखरी धूल और गैस से ही हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है, ये विचार किसने दिया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं। ऑटो श्मिट ने यह तार्किक परिकल्पना दी थी कि सूर्य के चारों ओर जो गैस और धूल के बादल थे वही समय के साथ जुड़कर ग्रहों में बदल गए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। अब आते हैं अगले पर। प्रश्न संख्या 5। रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा और निफे में किसने बांटा? इसकी ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए आर्थर होम्स, ऑप्शन बी डायना, ऑप्शन सी एडवर्ड स्वेस, ऑप्शन डी एरी। तो ये सवाल पृथ्वी के अंदर की बात कर रहा है ना? हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर सिलिका, एल्यूमिनियम और निकल लोहे के आधार पर यह परत दर परत बंटवारा किसने किया? पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों के रासायनिक तत्वों की पहचान करके उन्हें सियाल, सीमा और निफे में बांटने का यह ऐतिहासिक काम प्रसिद्ध भूविज्ञानी एडवर्ड स्वेस ने किया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या बात है। प्रश्न संख्या 6। चंद्रमा की पृथ्वी से कुल औसत दूरी लगभग कितनी है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2,84,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,84,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4,84,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1,84,000 किलोमीटर। तो बेसिकली ये दूरी पूछ रहा है। बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि हमारा निकटतम पड़ोसी चंद्रमा हमसे औसतन कितना दूर है, जो कि चंद्रमा की कक्षा पूरी तरह गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। दूरी बदलती रहती है, लेकिन वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार इसकी औसत दूरी लगभग
3,84,000 किलोमीटर मानी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही कहा। प्रश्न संख्या 7। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस बताइए। ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 21 जून। ये तो काफी सीधा सवाल लग रहा है। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि हमारी धरती के पर्यावरण संरक्षण को समर्पित वह विशेष दिन कौन सा है। बिल्कुल। 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, लेकिन हमारी धरती को समर्पित विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम सही। प्रश्न संख्या 8। पर्वत निर्माण से संबंधित भूसन्नति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए क्रॉबर, ऑप्शन बी होम्स, ऑप्शन सी डाना, ऑप्शन डी विग्नर। अच्छा, तो ये एक टर्म के बारे में है। जी, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि पहाड़ों के बनने की प्रक्रिया समझाने वाले इस भारी भरकम शब्द को किसने गढ़ा? भूसन्नति पानी से भरे लंबे गर्त होते हैं जिनमें मलबा जमता है और दबाव से पर्वत बनता है। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए यह शब्द सबसे पहले डाना महोदय ने इस्तेमाल किया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। दिलचस्प है। प्रश्न संख्या 9। समान गहराई और विभिन्न घनत्व का मत किस विद्वान द्वारा दिया गया है? इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए एरी, ऑप्शन बी प्रैट, ऑप्शन सी सीई डटन, ऑप्शन डी होम्स। तो ये भूसंतुलन का सिद्धांत है। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि जो हिस्सा जितना ऊंचा है उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होती है। ये लॉजिक किसने दिया? यह सिद्धांत समझाता है कि पहाड़ हों या मैदान, वे एक निश्चित गहराई तक जाते हैं और ऊंचे हिस्सों का घनत्व कम होता है। यह लॉजिक प्रैट ने प्रस्तुत किया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। ग्रेफाइट का रूपांतरण मुख्य रूप से किस चट्टान से होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी बेसॉल्ट। तो ये कायांतरण से जुड़ा है? जी, इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि हमारी पेंसिल की नोक में जो ग्रेफाइट होता है वो अपनी मूल अवस्था में क्या था? कायांतरण जादू की तरह है। जब जमीन के अंदर अत्यधिक दबाव और गर्मी बढ़ती है तो साधारण सा कोयला अपनी रासायनिक संरचना बदलकर चमकीले ग्रेफाइट में बदल जाता है। वाह, सही उत्तर है ऑप्शन सी। कमाल की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 11। अभ्रक किस प्रकार के चट्टान का रूपांतरण है? इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी शेल, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी बेसॉल्ट। ये भी चट्टानों के बदलने पर है। बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि बिजली के उपकरणों में इस्तेमाल होने वाला अभ्रक यानी माइका किससे बनता है? अभ्रक परतदार होता है। जब मिट्टी और गाद से बनी शैल चट्टान पर भारी ताप और दबाव पड़ता है तो वह रूपांतरित होकर अभ्रक जैसी चट्टानों का रूप ले लेती है। सही है। प्रश्न संख्या 12। परित्यक्त डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सी नदी प्रस्तुत करती है? ऑप्शंस बताइए जरा। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी अमेज़न, ऑप्शन सी ह्वांगहो, ऑप्शन डी नील। परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ, राइट? हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अपना ही बनाया हुआ डेल्टा छोड़कर नया रास्ता पकड़ लेती है। नदियां जब बहुत सारा मलबा लाती हैं तो उनका अपना रास्ता ब्लॉक हो जाता है। चीन की ह्वांगो नदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अपना पुराना डेल्टा छोड़ देती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। खतरनाक नदी है। हाँ। प्रश्न संख्या 13। वी आकार की घाटी का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए तरुण अवस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ अवस्था, ऑप्शन सी वृद्धावस्था, ऑप्शन डी डेल्टाई अवस्था। तो ये नदी के जीवन चक्र के बारे में है। बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी के वी अक्षर जैसी गहरी घाटी नदी कब बनाती है? जब नदी पहाड़ों से निकलती है, यानी अपनी तरुण या युवावस्था में होती है, तो पानी की स्पीड तेज होती है, वह तल को ज्यादा गहराई तक काटती है, जिससे वी आकार की घाटी बनती है। दैट्स अ सही उत्तर है ऑप्शन ए। बहुत ही तार्किक। प्रश्न संख्या 14। विश्व की सबसे बड़ी ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिसिसिपी नदी, ऑप्शन बी कोलोराडो नदी,
ऑप्शन सी कांगो नदी, ऑप्शन डी अमेजन नदी। कैनियन मतलब बहुत गहरी घाटी। जी, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे मशहूर ग्रैंड कैनियन का निर्माण किस नदी के कटाव से हुआ है। अमेरिका की कोलोराडो नदी ने लाखों सालों तक सूखी और कठोर चट्टानों को इतनी गहराई तक काटा है कि आज वहां दुनिया की सबसे विशाल घाटे ग्रैंड कैनियन मौजूद है। दैट्स अ सही उत्तर है, ऑप्शन बी। क्या प्राकृतिक अजूबा है? प्रश्न संख्या 15। छत्रक स्थलाकृति की रचना किसके द्वारा होती है? इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए नदी के अपरदन से, ऑप्शन बी हिमानी से, ऑप्शन सी पवन के अपरदन से, ऑप्शन डी भूमिगत जल से। छत्रक मतलब मशरूम रॉक ना? बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान में छतरी या मशरूम जैसी दिखने वाली चट्टानों को ये आकार कौन देता है? तेज हवा में उड़ते भारी रेत के कण चट्टान के निचले हिस्से को रेगमाल की तरह घिसते हैं, जबकि ऊपरी हिस्सा बचा रहता है। यह पवन के अपरदन का नतीजा है। सो सही उत्तर है ऑप्शन सी। एकदम साफ। प्रश्न संख्या 16। इंसिलबर्ग का निर्माण किस अपरदन कारक के द्वारा होता है? ऑप्शंस बताइए। ऑप्शन ए भूमिगत जल, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी हिमानी, ऑप्शन डी सागरीय लहरें। अच्छा, इंसिलबर्ग यानी द्वीप पर्वत। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान के बीच में ये खड़ी चट्टानें किस कारक के कारण बच जाती हैं। ये भी पवन की कारीगरी है। लगातार हवा के थपेड़ों से नरम चट्टानें उड़ जाती हैं और कठोर चट्टानें मैदान में किसी टापू की तरह खड़ी रह जाती हैं, जिन्हें इंसिलबर्ग कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बेहतरीन। प्रश्न संख्या 17। पृथ्वी पर सूर्य के विकिरण का लगभग कितना हिस्सा पहुंच पाता है? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए 1 अरबवा हिस्सा, ऑप्शन बी 2 अरबवा हिस्सा, ऑप्शन सी 3 अरबवा हिस्सा, ऑप्शन डी 4 अरबवा हिस्सा। ये तो सीधा फैक्ट है। जी, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि सूर्य की असीम ऊर्जा में से हमारी पृथ्वी असल में कितनी गर्मी प्राप्त करती है। सूर्य बहुत विशाल है और उसकी ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। हम अंतरिक्ष में बहुत छोटे हैं, इसलिए सूर्य की कुल विकिरण ऊर्जा का केवल 2 अरबवा हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंचता है। फिर भी इतनी गर्मी होती है। प्रश्न संख्या 18। मुक्ताब मेघ का निर्माण वायुमंडल के किस मंडल में होता है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। मुक्ताब मेघ यानी मोतियों जैसे बादल। बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि इन बेहद दुर्लभ और चमकने वाले बादलों का निर्माण वायुमंडल की किस परत में होता है? आम बादल क्षोभ मंडल में बनते हैं, लेकिन मुक्ताब मेघ बहुत ऊंचाई पर अत्यधिक ठंड में बर्फ के क्रिस्टल से समताप मंडल में बनते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही। प्रश्न संख्या 19। इनमें से किस सागर में लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शंस बताइए जरा। ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी मृत सागर, ऑप्शन डी बाल्टिक सागर। लवणता मतलब खारापन। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि किस सागर का पानी इतना खारा है कि उसमें डूबना लगभग नामुमकिन है। दिए गए विकल्पों में मृत सागर में खारापन सबसे ज्यादा है। वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है, जिससे पानी उड़ जाता है और बहुत सारा नमक पीछे छूट जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 20। गल्फ स्ट्रीम क्या है? इसके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए एक ठंडी हवा, ऑप्शन बी एक महासागरीय जलधारा, ऑप्शन सी एक पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी एक खाड़ी। नाम में गल्फ है तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। एकदम। इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि ये खाड़ी जैसी लगने वाली चीज असल में क्या है? ये समुद्र के अंदर बहने वाली एक विशाल नदी की तरह है। गल्फ स्ट्रीम एक बहुत ही शक्तिशाली और गर्म महासागरीय जलधारा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही जवाब। प्रश्न संख्या 21। जैव मंडल शब्द का व्यापक प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हिकटियस, ऑप्शन बी A.G. टांसले, ऑप्शन सी वर्नाडस्की, ऑप्शन डी रिटर। तो ये जीवन के मंडल के बारे में है। जी,
इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि जहां जमीन, पानी और हवा मिलते हैं, उस पूरी व्यवस्था को जैव मंडल का नाम किसने दिया? रूस के वैज्ञानिक व्लादिमीर वर्नाड्स्की ने सबसे पहले समझाया था कि जीवन एक अलग ही सिस्टम बनाता है और उन्होंने ही जैवमंडल शब्द का व्यापक इस्तेमाल किया। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बहुत खूब। प्रश्न संख्या 22। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे और नीले हरे शैवाल किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। ये फूड चेन से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला में पेड़ पौधों का स्थान कहाँ है? पौधे किसी को खाते नहीं हैं। वे प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना खुद उत्पन्न करते हैं, इसीलिए उन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एकदम लॉजिकल। प्रश्न संख्या 23। खरगोश, गिलहरी और बकरी किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? ऑप्शंस बताइए। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी तृतीयक उपभोक्ता। अच्छा, तो ये पौधे खाने वालों की बात हो रही है। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि जो जीव सीधे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? चूंकि ये शाकाहारी जीव सीधे पौधों को खाते हैं, इसलिए खाद्य श्रृंखला के क्रम में ये पहले स्तर के खाने वाले हुए, जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। सही। प्रश्न संख्या 24। पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। ये बहुत दिलचस्प उपाधि है। बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पक्षियों की अपार विविधता के लिए मशहूर है? दक्षिणी अमेरिका। अकेले अमेज़न के घने वर्षावनों में पक्षियों की इतनी अनगिनत प्रजातियां हैं कि इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाने लगा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या बात है। प्रश्न संख्या 25। सर्वाधिक प्रजातीय विविधता वाला कटिबंध कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो ये बायोडायवर्सिटी पर सवाल है। जी, इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के किस हिस्से में जीवन के सबसे अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। भूमध्य रेखा के पास जहां तेज गर्मी और रोज बारिश होती है, वो जीवन पनपने के लिए परफेक्ट है। इसलिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में सबसे ज्यादा विविधता होती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम सही। आधा सफर तय हो गया। प्रश्न संख्या 26। पोलर फ्लीइंग बल निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस क्या है इसके? ऑप्शन ए पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी ज्वारीय बल। ये वेगनर के सिद्धांत से जुड़ा है ना? हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि महाद्वीपों के खिसकने में काम आने वाला ये बल कैसे पैदा होता है। जब कोई चीज अपनी धुरी पर घूमती है तो बीच के हिस्से की ओर खिंचाव होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने यानी घूर्णन के कारण ही ये बल पैदा होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया समझाया। प्रश्न संख्या 27। पैंजिया के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए लोरेशिया, ऑप्शन बी पैंथलासा, ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी टेथिस। ये तो करोड़ों साल पुरानी बात हो गई। बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि जब विशाल महाद्वीप पैंजिया टूटा तो उसका निचला हिस्सा क्या कहलाया? पैंजिया टूटकर 2 हिस्सों में बटा। उत्तर का हिस्सा लोरेशिया कहलाया और दक्षिण की तरफ का बड़ा हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया, जिसमें आज का भारत भी शामिल था। जी हाँ। सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो हम गोंडवाना का हिस्सा हैं। प्रश्न संख्या 28। भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस बताइए जरा। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी रिक्टर स्केल, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ स्केल। तीव्रता मापने की बात हो रही है। जी।
इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि भूकंप की ऊर्जा या उसकी ताकत को मापने के लिए कौन सा पैमाना इस्तेमाल होता है। तरंगों को सिस्मोग्राफ पकड़ती है, लेकिन उसमें निकली ऊर्जा को मापने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल होता है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही जवाब। प्रश्न संख्या 29। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शंस ध्यान से सुनने होंगे। ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट ऊ अक्षांश से 35 डिग्री 7 मिनट ऊ अक्षांश तक। ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट ऊ अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट ऊ अक्षांश तक। ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट ऊ अक्षांश से 35 डिग्री 6 मिनट ऊ अक्षांश तक। ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट ऊ अक्षांश से 53 डिग्री 7 मिनट ऊ अक्षांश तक। ये थोड़ा याद रखने वाला फैक्ट है। बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि ग्लोब पर भारत की सटीक लोकेशन उत्तर से दक्षिण क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर कश्मीर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली है। सही उत्तर है। एकदम सटीक। प्रश्न संख्या 30। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी कोरोमंडल। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि अगर हम भारत के बिल्कुल अंतिम दक्षिणी छोर पर जाएं तो वो जगह कौन सी होगी। मुख्य भूमि का आखिरी बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन द्वीपों को मिला लें तो भारत का सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही। प्रश्न संख्या 31। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। कर्क रेखा जो भारत को बीच से काटती है। जी, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि ये रेखा कितने राज्यों को छूती हुई निकलती है। पश्चिम में गुजरात से शुरू होकर मिजोरम तक ये रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 32। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किस रेखा द्वारा होता है? इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए डूरन रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी मैग्नेट रेखा। ऐतिहासिक सवाल है ये। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि 1947 के बंटवारे के समय नक्शे पर वह ऐतिहासिक लाइन किसने खींची थी? वो सीमा रेखा सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले कमीशन ने खींची थी, इसीलिए इसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही। प्रश्न संख्या 33। लोकटक झील भारत के किस राज्यों में स्थित है? ऑप्शंस बताइए जरा। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी राजस्थान। ये वो तैरने वाली झील है ना? एकदम सही पहचाना। इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि तैरते हुए द्वीपों वाली यह रहस्यमयी झील कहाँ है। इन तैरते हुए द्वीपों को फुमडी कहते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। बहुत खूब। प्रश्न संख्या 34। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी कार्डामम, ऑप्शन सी अन्नामलाई, ऑप्शन डी नल्लामाला। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। जी, इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की ये डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ का हिस्सा है? डोडा बेटा का मतलब ही बड़ा पहाड़ होता है। ये पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु यानी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़िया। प्रश्न संख्या 35। भारत का ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। मरुस्थल तो आमतौर पर गर्म होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि भारत में बिना बारिश वाला वो बर्फीला मरुस्थल कहाँ है? हिमालय की वृष्टि छाया में होने के कारण और अत्यधिक ऊंचाई की वजह से
लद्दाख भारत का एक बर्फीला और सूखा ठंडा मरुस्थल है। दिनीश, सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम सही। प्रश्न संख्या 36, अरावली किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए नवीन वलित पर्वत, ऑप्शन बी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत। तो अरावली की प्रकृति पूछी जा रही है। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान से दिल्ली तक फैली ये पहाड़ियां भूवैज्ञानिक रूप से कैसी हैं। हिमालय के मुकाबले अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो अब घिसकर बहुत छोटी हो गई हैं। दिनीश, सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही। प्रश्न संख्या 37, लघु हिमालय को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस बताइए। डी महाभारत श्रेणी। अलग अलग राज्यों में अलग नाम है इसके। जी। इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि हिमालय के बीच वाले हिस्से को उत्तराखंड के लोग क्या कहते हैं? कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में इसे नागतिभा के नाम से जाना जाता है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। बेहतरीन। प्रश्न संख्या 38, ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए एडविन हबल, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी लाप्लास, ऑप्शन डी होयल। स्पेस से जुड़ा शानदार सवाल है। बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये क्रांतिकारी खोज किसने की? 1920 के दशक में एडविन हबल ने देखा कि अन्य आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, जिससे साबित हुआ कि ब्रह्मांड फैल रहा है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। बहुत अच्छे। प्रश्न संख्या 39, पृथ्वी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी विभेदन, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी निक्षेपण। तो ये पृथ्वी के बनने के समय की बात है। जी, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि जब पृथ्वी पिघली हुई थी तब कोर और क्रस्ट के अलग होने को क्या कहते हैं? भारी तत्व गुरुत्वाकर्षण की वजह से केंद्र में डूब गए और हल्के तत्व ऊपर आ गए। इस प्रक्रिया को विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम लॉजिकल। प्रश्न संख्या 40, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई मानी जाती है? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए 5 अरब वर्ष, ऑप्शन बी 10 अरब वर्ष, ऑप्शन सी 13.7 अरब वर्ष, ऑप्शन डी 14 अरब वर्ष। हमने शुरुआत में इसकी बात की थी। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि समय और अंतरिक्ष की शुरुआत यानी बिग बैंग आज से कितना पीछे है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के फैलने की गति को उल्टा मापकर पता लगाया है कि ये महाविस्फोट लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही बात है। प्रश्न संख्या 41, सर्क का निर्माण किस अपर्दन कारक के द्वारा होता है? इसके ऑप्शंस बताइए। ऑप्शन ए हिमानी, ऑप्शन बी भूमिगत जल, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी नदी। सर्क मतलब वो कुर्सी जैसी आकृति है ना? बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि ऊंचे पहाड़ों पर आराम कुर्सी जैसी दिखने वाली इस गहरी खाई को कौन बनाता है? इतनी ऊंचाई पर बर्फ का भारी टुकड़ा यानी हिमानी खिसकता है तो वो चट्टानों को खुरच कर सर्क बनाता है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। शानदार। प्रश्न संख्या 42, धरातल के अंदर पाताल भाग में निर्मित विशाल गुंबदाकार चट्टान को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए बैथोलिथ, ऑप्शन बी लैकोलिथ, ऑप्शन सी डाइक, ऑप्शन डी सिल। ये ज्वालामुखी के मैग्मा से जुड़ा है। जी, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि जब मैग्मा जमीन के बहुत नीचे ही जमकर विशाल गुंबद बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब वो गहराई में एक बड़े गुंबद के रूप में धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो ग्रेनाइट की विशाल चट्टान बन जाता है, जिसे बैथोलिथ कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही। प्रश्न संख्या 43, यार्डंग स्थलाकृति का निर्माण किस अपर्दन से होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी हिमानी, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी सागरीय लहरें।
याडंग, जो उल्टी नाव जैसी दिखती है। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि मरुस्थल की इस अजीब आकृति को बनाने के पीछे कौन सा कारक है। रेगिस्तान की तेज हवा कोमल चट्टानों को उड़ा ले जाती है और कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती हैं। ये पूरी तरह से पवन का काम है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 44। भारत में दक्कन के पठार का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? इसके ऑप्शंस बताइए जरा। ऑप्शन ए नदी अपर्दन, ऑप्शन बी हिमानी निक्षेपण, ऑप्शन सी लावा प्रवाह, ऑप्शन डी भूकंप। दक्षिण भारत के भूगोल की बात है। जी, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि हमारा कठोर और सपाट प्रायद्वीप कैसे बना। करोड़ों साल पहले दरारों से भारी मात्रा में ज्वालामुखी का लावा बाहर निकला। इसी शांत लावा प्रवाह के ठंडे होने से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ये काफी पूछा जाने वाला सवाल है। बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि भारत के समुद्री किनारों वाले राज्यों में सबसे लंबा किनारा किसका है? गुजरात का समुद्री तट बहुत कटा-फटा और टेढ़ा-मेढ़ा है। अगर इसे सीधा नापा जाए तो भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी ठहरती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एकदम सही जानकारी। प्रश्न संख्या 46। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य किस दिशा में उदित होता हुआ दिखाई देता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी पश्चिम। ये थोड़ा ट्रिकी है, लॉजिक लगाना होगा। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की गति का हमारे सूर्योदय की दिशा से क्या कनेक्शन है। जैसे चलती ट्रेन से पेड़ पीछे छूटते दिखते हैं, वैसे ही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसीलिए स्थिर सूर्य विपरीत दिशा में यानी पूर्व में उगता नजर आता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या शानदार उदाहरण है। हाँ, प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? इसके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। शोक यानी दुख का कारण? जी, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़ लाने वाली वो विनाशकारी नदी कौन सी है? बिहार में कोसी तबाही मचाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अपनी विनाशकारी बाढ़ों के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही। प्रश्न संख्या 48। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शंस बताइए जरा। ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी लोकटक झील, ऑप्शन डी सांभर झील। ताजे पानी का स्रोत पूछा जा रहा है। बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील प्लेट टेक्टोनिक्स की हलचल से बनी है और यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बहुत अच्छे। प्रश्न संख्या 49। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? इसके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जूट। दक्कन के पठार से जुड़ा हुआ है ये। हाँ, इस प्रश्न में मूल रूप से ये पूछा जा रहा है कि लावा से बनी यह मिट्टी किसानों के लिए किस फसल में वरदान साबित होती है। काली मिट्टी नमी को बहुत लंबे समय तक सोख सकती है। कपास के पौधे को ऐसी ही जमीन चाहिए होती है, इसीलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एग्जैक्टली। और अब हम पहुंच गए हैं आज के अंतिम सवाल पर। प्रश्न संख्या 50। ज्वार भाटा मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी पवन की दिशा, ऑप्शन डी महासागरीय धाराएं। ये समुद्र के पानी के उठने गिरने का कारण है। बिल्कुल। इस प्रश्न में मूल रूप से यह पूछा जा रहा है कि समुद्र के पानी का दिन में 2 बार ऊपर उठना
और नीचे गिरना किस वजह से होता है? पृथ्वी के नजदीक होने के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और कुछ हद तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ज्वार भाटा पैदा होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बेहतरीन। तो यहाँ भूगोल के इन 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमारा ये डीप डाइव सफलतापूर्वक पूरा होता है। मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी टिप है। देखिए, परीक्षा में अक्सर विकल्प कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आप इन 50 प्रश्नों और उनके पीछे के लॉजिक को बार बार सुनेंगे तो आप रटने के बजाय सही उत्तर को पहचानना सीख जाएंगे, और यही सफलता की चाबी है। बिल्कुल सही सलाह है। आप सभी को आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन जाने से पहले एक विचार। आज हमने देखा कि कैसे नदियां पहाड़ों को काटकर ग्रैंड कैनियन बना देती हैं और हवाएं चट्टानों को छतरी में बदल देती हैं। भूगोल कोई रुका हुआ विषय नहीं है। जिस धरती पर आज हम बैठे हैं वो लगातार बदल रही है। जरा सोचिए, लाखों साल बाद इसी पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा? इस दिलचस्प सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। पढ़ते रहें, सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें।